हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग हमारा सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप्स वाला जो चैप्टर है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक फेडरल पी फीचर वाला चैप्टर है तो वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा करवा दूँगी। वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। सो वील कम टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं आपसे, आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो शी लेफ्ट द फेडरल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। ऐसा कुछ नहीं है, इसी में हो जाएगा। लेट्स सी, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो क्या है, इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अच्छा पहले फेडरल का मतलब समझ लें। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स किन दोनों के बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है कि कुछ आप करिए, कुछ हम करेंगे, कुछ आपके पावर है, कुछ हमारे पावर्स है, तो उसे हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने कैनेडियन मॉडल से लिया है। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम लोगों ने ये फेडरल सिस्टम को अपनाया है। फेडरल फीचर्स देख लेते हैं जल्दी से। क्या होता है? डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब वही होता है कि सेंटर एक अपना अलग काम करता है और फिर सारे स्टेट्स अपने अपने अलग काम करते हैं। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हम जानते हैं, हमारा संविधान खुद हाथों से लिखा गया है, कहीं प्रिंट नहीं करवाया, कहीं से जेरोक्स नहीं करवाया, खुद लिखा है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट से हम लोग अच्छे से देखेंगे किस तरह पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ लोग बड़े नहीं हैं, हमारे यहाँ संविधान बड़ा है, संविधान सबसे ऊपर है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड भी है कि मतलब अगर कोई बहुत अच्छा चेंज लाना है तो इतना आसानी से भी नहीं होगा, थोड़ा रिजिड है। जैसे कि आप हमारा फंडामेंटल राइट्स को हमसे बड़ी आसानी से छीन नहीं सकते, दैट इज़ अ रिजिड थिंग। ऐसा नहीं है कोई भी कभी भी उठ के आएगा और बोलेगा फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी आसानी से बदलाव नहीं हो जाएगी उसमें। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब वो लोग मतलब जुडिशरी क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो क्या है कि जो लॉज बन रहे हैं कंट्री में, जैसे लेजिस्लेटिव जो लॉज बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इनैक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वो कायदे में है, वो कानून के अनुसार है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। ये जुडिशरी का काम है, तो उसे इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि वो किसी के पॉलिटिकल प्रेशर्स में आकर के वो अपना डिसीजन ना दे। समझे? मतलब होता है ना कि सरकार है तो सरकार के को खुश करने के लिए कुछ कर दिए हैं, तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख दिया गया, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर्स वो अपना जजमेंट देंगे। ठीक है, कोई उनके ऊपर गवर्नमेंट नहीं है कि पीएम ने ये बोला और उसके कैबिनेट ने ये बोला और फलना ढमका ने ये बोला, कुछ नहीं। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे सही लगा, मुझे लगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं गए हो, आई विल रेज अ क्वेश्चन। जुडिशरी ऐसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पार्ट 11 लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो पहला कौन सा फंक्शंस है? पहले लेजिस्लेटिव फंक्शंस है। याद करिए, पार्ट 11 डील्स विद लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, क्या बोला मैंने? पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लेजिस्लेटिव का फंक्शंस। इसके अंदर कितने आर्टिकल है? टोटल 10 आर्टिकल्स है। आर्टिकल नंबर 245 से 255, आई थिंक इट वुड बी 11 आर्टिकल्स, है ना? 245 से 255 तक। तो हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव फंक्शंस। 11 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस में क्या क्या है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल पार्ट और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये लोग, अगर जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो लॉज बना सकता है पूरी इंडिया के लिए और या फिर इंडिया के किसी एक भाग के लिए, किसी एक टेरिटरी के लिए। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस, अगर टेरिटरी के बाहर भी कोई लॉ बनाना है, किसी और फॉरेन कंट्रीज़ के रिलेशन में इंडिया को कोई लॉ बनाना है, तो वो भी पार्लियामेंट बनाता है। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज इन 5 यूनियन टेरिटरीज़। तो 5 यूनियन टेरिटरी का जो लॉ है वो प्रेसिडेंट बनाता है। देखिए, ये सारे MCQs है फॉर योर प्रीलिम्स क्वेश्चन, यही सब पकड़ना है, मैंने अच्छे से लिख दिया है। सो आप इसे अपने लक्ष्मीकांत में नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन जो मैं बता रही हूँ दे आर वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर 5 यूनियन टेरिटरीज़। वो 5 यूनियन टेरिटरीज़ क्या क्या है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर, दमन एंड दीव हवेली और लद्दाख। ठीक है, 5 यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर, उसके बाद दमन एंड दीव और निकोबार। फिर गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो हर स्टेट में गवर्नर होता है,
है ना। गवर्नर सेकंड पोजीशन पे होता है, और गवर्नर से ऊपर कौन होता है, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो हर स्टेट्स के गवर्नर, अब देखिए हर स्टेट्स में कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ भी होते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ मतलब जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ तो हर स्टेट्स में होता है ना। तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो उन शेड्यूल्ड एरियाज़ के कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए कुछ अलग ही लॉज चलते हैं, कुछ अलग ही तरह का मैनेजमेंट चलता है, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड वंस, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो उनके लिए कुछ अलग प्रोसीजर्स एंड लॉज चलते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। तो अगर कोई ऐसा लॉ बन जाए जो उनके इन्फ्रिंजमेंट में चल जाए, जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो सरकार क्या, तो गवर्नर, उस स्टेट की जो गवर्नर होती है वो ये बोल सकती है कि हमारे स्टेट के इस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में, इस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरियाज़ में पार्लियामेंट का ये लॉ काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड लोग रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नर के पास वो ये पावर है, वो ये कर सकता है। अब इसी तरह ये अलग से बस बता दिया गया कि गवर्नर ऑफ असम कैन से दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज। ये सेम है, सारे स्टेट्स के गवर्नर कर सकते हैं। ये स्पेशली मेंशन था लक्ष्मीकांत में, तो मैंने भी लिख दिया कि असम के गवर्नर ये बोल सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स है कि वो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 स्टेट्स में भी अपना थोड़ा सा पावर और ज्यूरिसडिक्शन दिखा सकते हैं। पहले तो उधर 5 यूनियन टेरिटरी था, क्या क्या, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और एक और लद्दाख, ठीक है। और इधर अब आ गया है 3 और स्टेट्स, कौन कौन, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे यहाँ स्टेट्स जो है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में लिस्ट के बेसिस पे पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो जिन जिन मुद्दों पे यूनियन लॉज बनाती है तो उसे कहा जाता है यूनियन लिस्ट, और जिन जिन मुद्दों पर स्टेट्स लॉ बनाती है उसे कहा जाता है स्टेट्स लिस्ट, और जिन मुद्दों पे दोनों लॉ बनाती है उसे बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाएगी, स्टेट्स लिस्ट पे स्टेट्स लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉज बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट का एक फंडा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो दिया गया है, अगर उसके बेसिस पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाए, मतलब सेंटर कुछ और चाह रहा है, स्टेट्स कुछ और जा रहा है, तो मेजॉरिटी क्या हो जाता है, मतलब मेनली क्या हो जाता है कि सेंटर का मन ही प्रिवेल करता है, मतलब फिर जो सेंटर बोलता है फिर वहीं हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रांग है, ठीक है। तो क्या है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर पे तो ठीक है, यूनियन पे तो यूनियन लिस्ट बनाएगी, स्टेट्स पे स्टेट लिस्ट बनाएगी, ये दोनों ठीक है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का जहाँ बात आता है, तो वहाँ हो सकता है कि यूनियन और स्टेट्स दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि नहीं हम ये चाहते हैं, आप ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेनली क्या हो जाता है कि सेंटर का विल ही प्रिवेल करता है, सेंटर जो चाहता है वहीं हो जाता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में देखिए 100 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। पहले 97 थी, उसे 100 करके ला दिया गया है। इसके अंदर वही सब आती है, डिफेंस, बैंकिंग, एटॉमिक, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, और भी बहुत कुछ है। आप एक बार अपने लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा। इसके अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट्स है। स्टेट्स के अंदर सारे स्टेट्स के रिलेटेड आते हैं, फॉरेस्ट, लिकर, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, प्रेजेंट, थिएटर्स, पुलिस। इसके अंदर टोटल कितने 61 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक बार आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा, ऐसे आपको समझ में भी आ जाएगा, आप 10-12 बार उसे पढ़ लीजिएगा ना कि कौन कौन सा किसके अंदर, तो आपको फिर, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट ऑब्वियसली स्टेट बनाएगा। लेकर आप शराब पे देखते होंगे कि सेंटर कभी जल्दी लॉ नहीं बनाता है, मतलब आप देखते होंगे किसी स्टेट के किसी राज्य में लेकर बंदी हो गया, लेकर का प्राइस बढ़ गया, आपने न्यूज़ ऐसा ही सुना होगा। कभी ये नहीं सुना होगा कि सेंटर ने लेकर का प्राइस बढ़ा दिया या घटा दिया, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो ये सारे कुछ है। पब्लिक ऑर्डर ऑब्वियसली हर स्टेट्स में अपना पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस, एग्रीकल्चर स्टेट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स है, 52 टोटल सब्जेक्ट्स है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए थे। और तो ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए थे बाय व्हाट, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, 5 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया। वो 5 सब्जेक्ट्स क्या था वो देखिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 चीज़ को स्टेट से निकाल करके कॉन्करेंट में ला दिया गया था। कैसे लाया गया था, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो 5 चीज़ क्या है, वो 5 चीज़ है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट में इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, देयर इज प्रेडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब सेंटर शैल प्रिवेल।
यूनियन लिस्ट का प्रिवेल हो जाने का मतलब यही कि सेंटर का विल ही प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज लेजिस्लेटिव फंक्शंस देख लिया, पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि गवर्नर बोल सकता है कि ट्राइबल एरियाज़ में कोई लॉ एक्ट पार्लियामेंट नहीं, कोई एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट मतलब नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ कुछ प्रोटेक्टेड लोग रहते हैं। और प्रेसिडेंट का 5 यूनियन टेरिटरी और 3 अदर स्टेट्स था, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। उसके बाद फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 5 सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया था। क्या क्या था वो? एजुकेशन था, क्या क्या, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और जस्टिस। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में अगर लड़ाई हो जाता है तो सेंटर का विल प्रिवेल कर जाता है। So we'll keep this here so that the topic sinks into your brain. So if you loved the explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can tell me in the comment section if you want any changes in my teaching pattern. Take care guys. Thank you so much.